दीपकपुर नाम के गांव में दुर्गा नाम की एक औरत अपनी बेटी दीपा और पति रमेश के साथ रहती थी। उसके पति ने कई सारी गाय पाल रखी थी, जिसका दूध बेचकर उनका घर चलता था। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। पर हाँ, रमेश की पत्नी दुर्गा बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी को भी जरा सी दूध की बूंद भी मुफ्त में नहीं देती थी। एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, अरे दीपा बेटी, तेरे बाबा को हर रोज 2 बार गैलन लेकर दूध लेकर जाना पड़ता है। वो बहुत थक जाते हैं। अगर तू उनकी कुछ मदद कर दिया करे तो उनकी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं कल से 1 गैलन दूध लेकर बेचने चली जाया करूँगी। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे बेटी, पैसों का थोड़ा ध्यान रखना, पैसों में कोई गड़बड़ी न हो पाए। अगले दिन से दीपा 1 गैलन दूध लेकर गाँव में बेचने जाने लगी और दूध बेचकर जो पैसे उसे मिले वो उसने अपनी माँ के हाथ में लाकर रख दिए। अब वो हर रोज ऐसे ही दूध बेचने जाने लगी। इससे उसके बाबा का काम भी आधा हो गया। एक दिन जब वो हमेशा की तरह दूध लेकर बेचने जा रही थी, तभी उसने शिव जी का मंदिर देखा और वो उस मंदिर के अंदर गई और उसने कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया। हे भोले बाबा, मैं अब से हर रोज आपको दूध चढ़ाऊंगी। मैं हर रोज यहीं से दूध बेचने जाती हूँ। अब से हर रोज मैं आपसे मिलूंगी। आज पहले के मुकाबले दूध थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि दीपा ने थोड़ा दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। इसलिए आज दीपा को दूध के कम पैसे मिलते हैं। दीपा को अब डर लग रहा था कि उसकी माँ उसे कम पैसे देखकर बहुत डांटेगी। माँ ये कम पैसे देखकर मुझे जरूर डांटेगी। मैं क्या करूँ? ऐसा करूँगी, माँ से झूठ बोल दूंगी। दीपा ने हमेशा की तरह घर आकर पैसे अपनी माँ को दे दिए और उसकी माँ ने जब पैसे गिने तो वो कम थे। दीपा, आज के पैसे कम क्यों है बेटी? माँ, कुछ औरतें ना दूध के पतले होने की शिकायत कर रही थी, इसलिए उन्होंने कम पैसे दिए। आप तो जानती हो ना कैसे होते हैं लोग। अब से ना तुम गायों को थोड़ा अच्छा चारा खिलाओ माँ, दूध गाढ़ा आएगा। पर तेरे बाबा को तो कभी लोग ये बात नहीं कहते। माँ, मैंने कहा कुछ औरतें। दीपा ऐसे ही करती। वो हर रोज दूध बेचने जाते समय कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देती। ऐसे ही एक दिन उसके बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। तब दुर्गा ने कहा, दीपा, कल से मैं भी तेरे साथ दूध बेचने चलूंगी। अगले दिन से दुर्गा भी दीपा के साथ जाने लगी। पर दीपा जब शिव जी के मंदिर के सामने से गुजरी तो उसके मन ही मन कहा, हे भोले बाबा, मुझे क्षमा करना। मैं आज आपको दूध नहीं चढ़ा सकती। आज मेरी माँ मेरे साथ है। दीपा ने आज शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया और ऐसे ही उसकी माँ उसके साथ कुछ और दिन आई और दीपा उन दिनों में भी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा सकी। एक दिन वो उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसके सामने शिव और पार्वती प्रकट हुए और बोले, दीपा बेटी, अब तुम मुझे दूध नहीं देने आती हो। पता है मैं कितने दिनों से भूखा हूँ। मैं तुम्हारी रोज बाट देखता हूँ, पर तुम कभी भी नहीं आती। क्या हुआ बेटी? हे महादेव, मुझे क्षमा करें, पर मैं क्या करूं? मेरी माँ मेरे साथ होती है और उन्हीं के डर से मैं आपको दूध नहीं चढ़ाने आ पाती और मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है बाबा। अच्छा, तो ये बात है। इसका समाधान हो जाएगा बेटी और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं और दीपा सो जाती है। अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि उसका घर तो एक सुंदर और बड़े महल में बदल गया है और घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तभी उसके बाबा उसके पास आते हैं। वो भी बहुत हैरान थे, पर वो अब ठीक हो चुके थे। बेटी दीपा, ये क्या हुआ? लगता है बाबा ये शिव जी का चमत्कार है। कल उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। दीपा अपने माँ बाबा को पूरी बात बताती है और दुर्गा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसी दिन से वो तीनों शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और दुर्गा अपनी कंजूसी के लिए क्षमा मांगती है और अपनी कंजूसी पना छोड़ देती है और फिर वो सभी मिलकर गरीबों को दान करते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। बीकानेर के छोटे से जंगल में बंटी डायमंड डीलर कड़क सेठ के यहाँ काम करता था। बंटी बहुत अच्छा सीधा साधा था और हनुमान जी की भक्ति करता रहता था। उसको हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और सरसों के दिए से आरती करना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से उसको कड़क सेठ बहुत पसंद करता था। लेकिन कड़क सेठ का लड़का टिल्लू बंटी से बहुत नफरत करता था। टिल्लू बहुत ही लालची और चोर किस्म का था। वो बंटी को बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था।
वो शिव जी का भक्त था। बंटी, इस बार मुझे 4 गुनी सेल्स चाहिए। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अमीर हो या गरीब। तो बंटी कहता है, लेकिन टिल्लू जी, हम डायमंड्स बेचते हैं, यहाँ पर वैसे भी गरीब लोग नहीं आ सकते हैं। फालतू की बहाने नहीं बनाओ। पता नहीं पिताजी तुम्हें क्या देख कर रखे हैं। मैं होता तो तुम्हें अभी तक भगा दिया होता। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी बातें सुनकर बंटी चुप हो जाता है। शाम में बंटी हनुमान जी के मंदिर जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे हनुमान जी, कड़क सेठ कितने नेक दिल के हैं और उनका लड़का टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ है। आप उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। आपकी जय हो। एक दिन कड़क सेठ जंगल के बाहर गए थे। टिल्लू दुकान में आता है। आज पिताजी नहीं हैं, आज मैं दुकान से पैसे और डायमंड चुरा कर ले जाऊंगा। ये बंटी जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। इसके रहते मैं यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। बाद में बंटी आ जाता है। जब दुकान बंद करने का समय होता है तो बंटी अकाउंट्स और स्टिक चेक करता है। वो देखता है कि पैसे और डायमंड गायब है। अगले दिन सेठ जी को बताता है तो कड़क सेठ कहते हैं, ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे, मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ा नुकसान हो गया है। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इसकी भरपाई कैसे करोगे तुम? तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई कर दो बस। मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम पर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर रोने लगता है। हे हनुमान जी, मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया है। अब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से जुटाऊं? मुझे तो अब कोई काम भी नहीं देगा। हर कोई मुझे चोर ही समझेगा। असल में टिल्लू चोर है, लेकिन मैं कैसे कड़क सेठ को बताऊं? उसका रोना सुनकर हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। दुखी मत हो बंटी बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल के हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये मणि रखो और इसको अपने घर के बाहर मिट्टी में लगा देना। इसमें से हीरे के फल निकलेंगे और जैसे ही टिल्लू इस पेड़ के पास आएगा वो सब सच उगलने लगेगा। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। और फिर जैसा हनुमान जी ने कह के गए थे, बंटी वैसा करता है और देखते ही देखते उसके यहाँ डायमंड्स का पेड़ उग जाता है। टिल्लू को ये बात पता चलती है। वो अपने पिताजी के साथ वहाँ आता है। जैसे ही वो पेड़ के सामने आता है, वो सच उगलने लगता है। पिताजी, मैं बंटी की ईमानदारी से नफरत करता हूँ और इसी वजह से इसको मैंने झूठे केस में फंसाया है और आपकी नजरों में गिरा दिया। अब ये मैं कैसे सब सच सच बोल दिया? तो कड़क कहते हैं, तुम सच कह रहे थे टिल्लू। बंटी हनुमान जी का भक्त है। अब उसकी भक्ति की असर से ही तुम खुद मान गए कि असली चोर तुम हो। मुझे माफ कर दो बंटी, मैंने तुम जैसे नेक दिल वाले हनुमान भक्त पर शक किया। तुम्हारे हीरे के पेड़ से अब तुम खूब तरक्की करो। सेठ जी, ये सब तो हनुमान जी की कृपा से हुआ है, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ। मैं अब हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी अब और जोरों शोरों से भक्ति करूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ काम में जुट जाता है और हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन अब हमेशा के लिए सुधर जाता है। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो। सुबह सुबह बर्गर खा लो,
हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।